क्रिस्टी की बॉडी जमीन पर बेजान पड़ी हुई है। किसी ने क्रिस्टी का रेप करके उसे तशद्दुद करके मौत की घाट उतार दिया था। दोस्तों, ये कहानी है एक टीचर की जिसका नाम था क्रिस्टी। 1992 में ये 25 साल की हुई और लाइफ बड़े मज़े से गुजर रही थी। लेकिन फिर दिसंबर 1992 में सब कुछ बदल गया। वो रात को अपने स्टूडेंट्स के लिए बुक्स रैप कर रही थी और अगले ही दिन 21 को वो नॉर्मल दिनों की तरह उठी और स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। क्रिस्टी की रूममेट तकरीबन सुबह 7 बजे काम के लिए निकल जाती थी और क्रिस्टी 7:45 पर स्कूल के लिए निकलती थी। लेकिन 21 तारीख को क्रिस्टी स्कूल नहीं पहुंच पाई और स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात बहुत अजीब लगी। जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया तो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर क्रिस्टी स्कूल नहीं आ सकी तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रिंसिपल ने उसी टाइम अपनी कार निकाली और क्रिस्टी के अपार्टमेंट पहुंचे। जैसे ही वो क्रिस्टी के रूम के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है और क्रिस्टी की बॉडी ज़मीन पर बेजान पड़ी हुई है। किसी ने क्रिस्टी का रेप करके उसे तशद्दुद करके मौत की घाट उतार दिया था। क्रिस्टी ने कोट और ग्लव्स पहन रखे थे, तो इससे साफ साफ जाहिर होता था कि क्रिस्टी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। जल्द ही इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पहुंच गए और लिविंग रूम में उन्हें जूतों के निशान मिले और फिर एक रूम में उन्हें कटिंग बोर्ड मिला, लेकिन वहां कोई चाकू मौजूद नहीं था। पहले तो इन्वेस्टिगेटर्स बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें लगा शायद क्रिस्टी ने कटिंग बोर्ड कातिल से बचने के लिए इस्तेमाल किया हो और बाद में कातिल ने इसी कटिंग बोर्ड से क्रिस्टी को मार दिया। वो सारी बुक्स जो इसने रात को रैप की थी उनके बंडल्स फ्लोर पर बिखरे हुए थे। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब किसने किया, क्योंकि क्रिस्टी का ना तो कोई इस तरह का बॉयफ्रेंड था और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी थी। क्रिस्टी के कत्ल के अगले ही दिन बहुत अजीब चीज हुई। एक शख्स क्रिस्टी के स्कूल फ्लावर्स लेकर पहुंचा और जब स्टाफ ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो क्रिस्टी का दोस्त है और यहाँ से गुजर रहा था, तो सोचा कि क्रिस्टी को मिलता जाए। स्कूल के स्टाफ को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि सारे इलाके को पता था कि क्रिस्टी की डेथ हो चुकी है। मतलब इतनी बड़ी खबर और ये बंदा फूल लेकर पहुंच गया। स्कूल के स्टाफ ने उसी टाइम पुलिस को इस शख्स के बारे में बताया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये आदमी क्रिस्टी का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जो शादीशुदा भी था और क्रिस्टी से 20 साल बड़ा भी था। लोगों को शक था कि यही आदमी क्रिस्टी का कातिल हो सकता है, क्योंकि आखिर क्रिस्टी किसी अजनबी के लिए दरवाजा क्यों खोलेगी। लेकिन जब पुलिस ने क्राइम सीन से मिलने वाले डीएनए सैंपल को नेशनल लॉ एनफोर्समेंट डेटाबेस के साथ मैच किया तो वो किसी से भी मैच नहीं किया और ना ही क्रिस्टी के इस सीक्रेट बॉयफ्रेंड से, तो इसे छोड़ना पड़ा। पुलिस ने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए, लेकिन कोई सुराग न मिला और इसी तरह क्रिस्टी का केस को 20 साल गुजर गए और फाइनली इसे बंद कर दिया गया। फिर 20 साल बाद एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी कि जिले के वकील क्रेग स्टेडमैन ने ये केस दोबारा ओपन किया और फिर तहकीक शुरू की। क्रेग और इसकी टीम ने एक पैराबोन नैनोलैब नामी कंपनी से राब्ता किया। ये कंपनी लोगों के डीएनए सैंपल को यूज करके उनकी डिजिटल पिक्चर्स बनाने में माहिर थे। कंपनी ने क्राइम सीन से मिलने वाले डीएनए को यूज किया और मुजरिम की एक पिक्चर बनाई कि वो 20 साल पहले ऐसा दिख सकता है। और इसी दौरान एक ऑफिसर ने इस केस को सॉल्व करने की ठानी। इनका नाम था सीसी मोर। ये जिस टेक्निक को यूज करके इस केसेस सॉल्व करती थी उसका नाम था जेनेटिक जीनियोलॉजी। इसमें डीएनए को यूज करके जेनेटिक एनालिसिस से मुजरिम की फैमिली तक पहुंचा जाता था और फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मुजरिम तक पहुंचा जाता था। सीसी मोर ने जब क्राइम सीन के डीएनए का टेस्ट किया तो कातिल के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का डीएनए मैच कर गया। अब फैमिली का तो पता चल चुका था और इसी फैमिली में से उस कातिल तक पहुंचना बाकी था। पुलिस ने बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई कि वो इस फैमिली के सारे मेंबर्स के खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट करें, लेकिन खुफिया तरीके से। इसी दौरान क्रिस्टी का कातिल किसी पार्टी से निकला और उसकी च्युइंगम और पानी की बोतल को ऑफिसर्स ने कलेक्ट कर लिया। डीएनए मैच किया गया और क्रिस्टी के कातिल का पता लग गया। जो काम इन्वेस्टिगेटर्स 20 साल में नहीं कर सके थे, सीसी मोर ने 2 दिनों में कर दिया। रेमंड रॉय ये था 25 साल की क्रिस्टी को कत्ल करने वाला और अब इसकी एज 49 इयर्स थी। ये एरिया का सबसे पॉपुलर वेडिंग डीजे होने के साथ एक कामयाब बिजनेसमैन और बाप भी था।
एरिया में रेमंड इसलिए फेमस था कि उसे वायलेंस यानी तशद्दुद बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हैरत की बात तो ये है कि इसने 1992 में क्रिस्टी को कत्ल करने से 2-3 मंथ्स पहले एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें वो बच्चों को तशद्दुद से दूर रहने के बारे में बता रहा था। हैरानगी की बात तो ये है कि इसकी फियांसी भी थी और क्रिस्टी को रेप और कत्ल करने के बाद ये बड़े सुकून से उस रात अपनी फियांसी के साथ भी सो गया। 8 जनवरी 2019 को रेमंड को कातिल अनाउंस कर दिया गया और कोर्ट में जब रेमंड को जेल से ले जाया जा रहा था तो इसने क्रिस्टी की फैमिली से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दे। पैराबोन नैनो लैब्स ने जो डिजिटल पिक्चर बनाई थी वो काफ़ी एक्यूरेट थी। 20 साल पहले रेमंड बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि रेमंड ने उसे कत्ल क्यों किया और ना ही रेमंड ने ये बात बताई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उसने ये कत्ल क्यों किया होगा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।